स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दवे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, आज हम फिर से 12 क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको मालूम ही होगा कि डे बाई डे हमारी जो सीरीज हो रही है उसमें हम डेली 12 क्वेश्चन लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आपके लेवल के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम यानी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। उसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जो मैं अपनी तरफ से उनमें ऐड करते जा रहा हूं। दोस्तों, मैं लगभग 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं और मुझे इसका थोड़ा बहुत अनुभव है कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उस लेवल से आपके सारे प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम हुए हैं उन पेपरों का अध्ययन करके मैं इसमें क्वेश्चनों को ऐड करता हूं। तो आपको विश्वास के साथ सीरीज को ज्वाइन करना है और जो क्वेश्चन आपको नया लगता है अपनी नोटबुक में उसे नोट डाउन करते जाना है और उसका कभी कभी आपको उसका रिवीजन भी करते जाना है ताकि एग्जाम तक आपको वह याद रहे। ठीक है ना? तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर x रुपए उधार लिया गया था, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित था। यदि उधार ली गई राशि का वर्तमान मूल्य 18,522 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? अभी वर्तमान मूल्य दे रखा है, जो हमने उधार लिया था उसका वर्तमान मूल्य, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या दिया है। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देखें, हमने जो राशि ली थी वह 3 वर्ष पहले ली थी, लेकिन आज उसका मूल्य हो गया है 18,525। पता नहीं कितने रुपए राशि उधार ली थी। तो जो राशि आप उधार लेते हैं वह होता है मूलधन, और जो राशि बढ़ती जाती है वो कैसे बढ़ती जाती है? उसमें ब्याज शामिल होता जाता है। तो ब्याज शामिल होने के बाद अपनी जो धनराशि यानी मूलधन होता है वह मिश्र धन बन जाता है। यानी ये हमें दे रखा है क्या? मिश्र धन दे रखा है। अब क्या तरीका है? तो मैंने बताया था कि आपको अगर दर दी है 5%, इसकी आप सबसे पहले बना लो भिन्न। इसकी भिन्न होती है 1/20। कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। तो आपको यहाँ 3 की पावर लगा देनी है, क्योंकि आप ब्याज देने जाओगे, क्योंकि उसने बोला ना वार्षिक रूप से संयोजित। अब ब्याज कितने बार देने जाओगे? 3 बार। जितने बार हिसाब किताब होना है उतने की पावर यहाँ आती है, तो यानी कि समय की पावर आती है। तो अगर आपने प्रतिशत से भिन्न बनाई और ऊपर अगर आपको 1 दिख गया, यानी 5% की भिन्न 1/20, ऊपर 1 दिख गया और नीचे वाली संख्या को, मतलब नीचे वाले में तो आपको पावर लगाना ही है, लेकिन अगर ऊपर 1 दिख गया तो मुश्किल से 5 सेकंड में आपका यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा। तो 20 का घन क्या होता है? तो 20 का घन होता है 8000। कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। तो 3 कॉलम बना लो। अगर यहाँ 3 की पावर है तो यहाँ आपको 3 जगह 2 की पावर लिख देनी है। तो 20 का वर्ग होता है 400, 400 और 400। अब यहाँ 2 की पावर आ गई तो 3 जगह आएगी 1 की पावर। तो 20 की 1 की पावर मतलब 20, 20, 20 और यहाँ लास्ट में आएगा 1। तो ऐसे बन जाता है अपना ये डायग्राम, जिससे हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं कि 5% का मतलब होता है 1/20। 20 यानी नीचे वाली संख्या पे आपको समय की पावर लगा देनी है। तो 20 का घन होता है 8000, यही होता है हमारा मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज, यानी कि पहले हमें मूलधन पर ब्याज ले लेना है। मूलधन है हमारा 8000, 8000 का 5% के हिसाब से हमने यहाँ पे ब्याज लिया। 5% बोलो या 1/20 बोलो, 10% 800 हुआ तो 5% 400, 400, 400, 3 साल हमने ब्याज ले लिया। ये ऊपर वाली लाइन होती है साधारण ब्याज। अब हमें लेना है ब्याज पर ब्याज। तो पहले साल ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है। पहले साल का ब्याज 400 है, इसका 5%, 400 का 10% 40, तो 5% हुआ 20। 20 रुपए से ब्याज मिलेगा, इस 400 का 20% इसे मिलेगा। यानी आगे आने वाले वर्षों के लिए ब्याज पर ब्याज मिलता है। अब इस 400 का 5% यानी 20 मिलेगा, तो ब्याज पर ब्याज हो गया। इस ब्याज पर भी आगे ब्याज मिलेगा, यानी कि इस 20 का भी 5%। 20 का 10% हुआ 2, तो 5% हुआ 1। तो ये पूरी कहानी होती है। इसका मैंने आपको एक और तरीका बताया है कि आपने भिन्न बनाया और ऊपर आपने जैसे ही 1 देखा तो नीचे वाली संख्या पर अगर आपने 3 की पावर लगाई है तो यहाँ 3 की पावर लिख दो, इस लाइन में 2 की पावर लिख दो,
यहाँ 1 की पावर लिख दो और यहाँ 1 ही लिख दो, ठीक है ना, यानी 0 की पावर, किसी भी संख्या पर 0 की पावर लगा दो तो 1 आता है, ठीक। ऐसे बनाते हैं ट्री मेथड का डायग्राम। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मिश्र धन 18,526, ये तो उनके हिसाब से है 18,522 रुपए दिया है, 26 बोल दिया मैंने, यहाँ है 22, ये उनके हिसाब से है। अपने हिसाब से कितना है, 8,000 है, 4 4 4 ये 1200, तो ये हो गया अपना 9,200 हो गया कि नहीं। 8,000 मूलधन है, ये सारा आपको जोड़ देना है, ये सब अगर आप जोड़ देते हैं तो ये अपना मिश्र धन बन जाता है। 8,000 4 4 4 1200 यानी कि 9,200 हो गया। 20 20 20 60 और 1 61, यानी 61 और इसमें शामिल करना है, 9,261 हो गया। उनके हिसाब से इतना दिया है, हमारे हिसाब से दिया है 9,261, ये आपको लगभग इसका 2 गुना दिख रहा है। चाहिए क्या है, वह राशि, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए, उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि होती है मूलधन, यानी हमें बताना है मूलधन यानी कि 8,000, ठीक है ना। 9261 एकम से 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 61 दूनी 122 है ना, तो 2 बार गया, 2 अट्ठे 16,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। चलिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके जीडी में आया था, तो आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मेंसुरेशन का आपको रिवीजन कर ही लेना है। 2D और 3D से ज्यादा क्वेश्चन 3D से आएंगे, और वह कहाँ से आएगा, वह होगा आपका बेलन, शंकु, गोला या अर्धगोला, ये चार तो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर ही लेना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है त्रिज्या, यहां दे रखा है व्यास, व्यास का आधा होता है क्या, त्रिज्या, यानी कि रेडियस। तो व्यास है अगर 14, तो 14 का आधा यानी कि 7 त्रिज्या होती है, त्रिज्या यानी आर, बस यहाँ पे आपको मान लिख देना है। 3 पाई का मतलब होता है 22/7, और आर अपना आर मतलब 7 का वर्ग, यानी कि 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया। अब आप विभाजिता के नियम से भी देख सकते हैं कि जो भी आंसर होगा वह 11 से कटने वाला होगा, क्योंकि 11 से कौन कट रहा है, 22, या फिर 3 से, या फिर इतने में आप उत्तर ही बता देंगे अगर आपको फार्मूला मालूम है तो। 22 दिया हो गया अपना ये 66 गुणा 7, 7 6 42, यहाँ आएगा 4, 7 6 42 और 4 हो गया अपना 46, यानी कि 462, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको आना चाहिए ये। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2022 में आया था। 4 धन 2 अंडर रूट 3 और 6 ऋण 3 अंडर रूट 3 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको सिखाया है, कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछे, कितनी संख्याएं दी हैं, 2, मतलब कितने टर्म्स है हमारे पास, 2 ही हैं। तो 2 जब है तो आपको बी को 2 बार लिखना है, पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। जब भी आपसे मध्यानुपात पूछता है आपको बी को 2 बार लिखना है। पूछा क्या है, मध्यानुपात, इसमें मध्यानुपात क्या है, हमारा बी है, यानी बी की वैल्यू हमें बताना है, बाकी वैल्यू हमें दे रखी है। यहाँ आपको लिखना है 4 धन 2 अंडर रूट 3, ठीक है ना, अनुपात बी समानुपात बी, और सी की जगह पे आपको ये लिख देना है, क्योंकि मध्यानुपात यानी बी तो हमसे पूछा है। तो यहाँ आ जाएगा अपना 6 ऋण 3 अंडर रूट 3। अब तरीका क्या होता है, तरीका मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि बाहर का बाहर वाले से गुणा और ये अंदर का अंदर वाले से गुणा, है ना। तो यानी कि आपको लिखना है, चाहे आप इसको पहले लिख लो या उसको पहले लिख लो, यानी कि बी गुणा बी लिख लो आप पहले, कोई दिक्कत नहीं, और इन दोनों का गुणा आपको कराना है, यानी कि क्या है, 4 धन 2 अंडर रूट 3 गुणित 6 ऋण 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो बी और बी का गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा बी वर्ग, यहाँ हो जाएगा अपना बी वर्ग बराबर, और इसका हमें गुणा कराना ही है, तो पहले आप गुणा करा लो, यानी कि पहले इनका आपस में गुणा करा लो। तो पहले 4 का गुणा इन दोनों में करा दो आप, 4 6 हो गया 24, हो गया ना। 4 ये धन का है, ये ऋण का है, धन ऋण का ऋण हो जाएगा, 4 तिया 12 अंडर रूट 3, इस 4 का गुणा मैंने इसमें किया है, तो 4 तिया बाहर बाहर का गुणा होता है अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 3 लिख दो, ठीक है। अब धन 2 का इसमें गुणा होगा,
तो धन, ये भी धन का, ये भी धन का, धन धन का धन हो जाएगा, 2 × 6 = 12, और ये √3 इसके साथ था तो इसके साथ ही रहेगा। धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, 2 तिया हो गया अपना, देखो 2 तिया हो गया 6, और √3 और √3 का गुणा कराओगे तो 3 आता है ना। √3 और √3 का गुणा कराओगे तो 3 आएगा। क्यों आएगा ये समझो, √3 गुणा √3, ठीक है ना। तो 3 तिया √9 हो गया, और √9 मतलब 9 किसका वर्गमूल है, मतलब 9 किसका वर्ग है, तो 9 3 का वर्ग है, यानी 9 का वर्गमूल 3। इसलिए हम इसे शॉर्ट में याद रख लेते हैं कि √3 यानी कि समान करने के अंदर अगर समान संख्या उसका गुणा कराओ तो आप सीधी संख्या लिख दो, √3 गुणा 3, तो 6 ती हो जाएगा अपना, 6 ती हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 18। बात को समझे ना, 2 तिया 6, धन ऋण का ऋण मैंने पहले लिख दिया था, 2 तिया 6, √3 और √3 का गुणा किया तो 3 ही आ गया, तो टोटल हो गया 6 × 3 = 18। यहाँ से आप ये वर्ग हटा दोगे तो सामने जो संख्या है उस पे आ जाता है अपना ये √, ये बात आपको मालूम होगी। अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ये ऋण का है, ये धन का है, ऋण 12√3, धन 12√3, एक दूसरे से कट गए यानी कि घट गए, तो क्या बचा 0, और 24 में से 18 गया तो बचा 6, यानी कि √6 हमारा आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन अगर आपको आता है तो आप वहां पे से बना ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यदि पेट्रोल का मूल्य 40% बढ़ जाता है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल का व्यय समान रहे। अरे 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि मूल्य था 5 से हो गया है 7, ये हो गया अपना मूल्य, ठीक है ना, 5 से 7 हो गया। अगर आपको खपत में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो जो मूल्य का अनुपात होता है वही उसका जस्ट उल्टा आपको कर देना है खपत का अनुपात, यानी कि 7:5। तो अगर आपकी खपत जो है वह 7 थी, अब आपको बनाना पड़ेगा 5, तभी आपके उस पर खर्चे पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। देखो 40% बढ़ गया तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर व्यय समान रहे, यानी जो आप खर्चा पहले कर रहे थे वही हो। तो अगर आपको व्यय समान रखना है तो जो मूल्य का अनुपात है, मूल्य क्या है 40%, यानी 2/5, 40% का मतलब है 2/5, 5 से मूल्य 2 बढ़ गया, कितना हो गया 7, तो आपको खपत का अनुपात बना लेना है जो इसका जस्ट उल्टा होगा 7 से 5। तो कितनी खपत कम कर दी, पहले खपत हो रही थी 7, अब खपत हो रही है 5, तो कितने की कमी आ गई 2। ये पहले ये पहले का डाटा है और ये बाद का डाटा है ना। तो पहले 7 हो रही थी खपत, अब 5 है, तो आपको खपत कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका खर्चा वही का वही रहना चाहिए। ये देखो 5 7 35, 7 5 35, खर्चा बराबर ही है दोनों स्थिति में। तो 2 से आपको करनी है कमी खपत में, पहले खपत क्या थी 7, 7 से 2 कम करनी है, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। तो 2/7 का मतलब 28 सही कुछ होगा, यानी 28% के समथिंग हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा अपना 200, नीचे आएगा 7, 7 से आपको भाग करा देना है, 7 से जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ आ जाएगा अपना 6, हो गया 60, 7 8 56, यानी 28 है हमारे आंसर में। तो देखो एक ही ऑप्शन में 28 है, ऐसे आप आंसर बता दोगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कीमत गुणित यानी मूल्य गुणा खपत ही क्या होता है, खर्चा। तो 5 7 35, देखो खर्चा 35 यहाँ है, 7 5 35, खर्चा यहाँ भी 35 ही है। तो उसने यही तो बोला था कि व्यय क्या रहे समान, तो आप खपत को क्या कर दो, कम कर दो, बस, ठीक है ना। तो ये है हमारा आंसर। चलिए, एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, यानी कि उसने बता दिया है हमें कि पुरुष हैं और महिला हैं, पुरुष और महिला, 90% पुरुष हैं और 10% क्या है, महिला, ठीक है ना। अगर ये कटता है तो काट लो, तो आपका अनुपात बन जाएगा 9 और 1, ठीक। फिर उसने कहा कि शेष महिलाएं हैं, तो देखो मैंने शेष यानी कि 10%, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो ये 9 है, ये 1 है। तो पुरुषों की औसत लंबाई कितनी दे रखी है, 170,
पुरुषों की औसत लंबाई दी है, यानी हर एक पुरुष की लंबाई है 170, जबकि महिलाओं की औसत लंबाई जो दे रखी है वह है अपनी 165। तो हमसे क्या पूछा है, क्लब के सदस्यों की, यानी कि सभी की। तो मैंने आपको ऐसे कई क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। अगर आपसे औसत पूछ रहा है सभी का मिला के, आप इन्हीं में से कोई एक संख्या को औसत बोल दो। यानी मैंने बोल दिया कि हमारा औसत होगा 170, मन से मान लिया। आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी क्यों लिखना है, इन्हीं में से एक लिख लो, आपका कैलकुलेशन बचेगा। मैंने 165 ना लिख के 170 लिखा, क्योंकि 170 यहाँ 9 आंकड़ों का औसत है। तो 170 से ये कितना कम है, कितना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, यानी 0 गुणा 9 करेंगे 0 ही आएगा, कैलकुलेशन से बच गए। 170 से ये कम है, देखो कितना कम है, 5 कम है। और ऐसे कितने डाटा है, औसत मतलब होता है हर एक, ये लिखा औसत लंबाई, हर एक में 5 की कमी है। और ऐसे कितने आंकड़े हैं, एक ही है, तो 5 एकम 5, यानी 5 की कमी करना है हमें औसत से, 5 की कमी करना है। लेकिन टोटल आंकड़े कितने हैं, 9 और 1 10, चाहे आप प्रतिशत में निकाल लो या अनुपात में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 और 1 10, यानी 5 की कमी होगी टोटल 10 आंकड़ों पे। तो हर एक से कितने की कमी होगी, 0.5 की कमी होगी। 170 माना था हमने औसत, इसमें से 0.5 आप कम कर दो, आंसर हो जाएगा 169.5। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही आपको क्लास को लाइक भी करते जाना है और शेयर भी करते जाना है, ठीक है ना। चलिए, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले कार्य करना प्रारंभ करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ आना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके जीडी का क्वेश्चन है। ए करता है काम को 18 दिनों में और बी कर पाता है इस काम को 24 दिनों में। तो पहले आप कुल कार्य निकाल लो, यानी कि इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा 72, यही है अपना टोटल वर्क। अगर ये 18 दिन में करता है तो क्षमता क्या होगी, 18 चौके 72, 18 दिन में 72 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना, 4। एक दिन में बताया, एक दिन में किया गया कार्य ही कहलाता है क्षमता, एक इकाई में। अगर यहाँ दिन है तो एक दिन बोलते हैं। 24 या 72। अब देखो कहानी क्या है, ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया है, कितने दिनों के बाद बी को बुलाया जाए, हमसे पूछ रहे हैं, ताकि 15 दिनों में समाप्त हो जाए। हमें नहीं मालूम बीच में ए कब आया है, लेकिन हमें यह मालूम है कि ए ने स्टार्टिंग से ही काम किया है, ए ने स्टार्टिंग से ही काम किया है। और ए कितने दिन तक काम पर आया है, 15 दिन तक। ए ने तो अपना 15 दिन तक काम किया है, अब बीच में बी आया होगा। तो पहले अपन ये मालूम कर लो कि ए ने अकेले काम कितना किया है। तो अगर ए अकेले काम पे आता है और 15 दिनों तक आया होगा, तो एक दिन में 4 यूनिट काम, तो 15 दिन में 15 चौके 60 यूनिट काम तो किसने किया है, ए ने। इसने किया है, ए ने 72 करना था, इसमें से 60 किया है अपने भाई ए ने, बच गया है कितना, 12। ये 12 काम कौन करेगा, ये 12 काम करने के लिए आपने बुलाया है किसको, बी को। और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 एकम 3 चौके 12, यानी कि ये काम करने आया है 4 दिन, ये काम करने आया है 4 दिन। किसने 4 दिन काम किया है, बी ने। बात समझ रहे हैं ना। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कितने दिनों के बाद बी को बुलाना चाहिए। तो स्टार्टिंग से तो ए आया था काम पे, शुरुआत से तो ए आया था काम पे, और काम चला है 15 दिन, यानी कि अंतिम 4 दिन तक आया है कौन, बी। तो काम था 15 दिन का, लास्ट के 4 दिन बस आया है कौन, बी आया है। बच कितने गए, 11, यानी कि बी आया है 11 दिन बाद। बी कब आया है, 11 दिन बाद। आपसे पूछा ना कितने दिनों के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग से कौन आया था, ए। लास्ट के 4 दिन किया है बी ने काम, तो कितने दिन बाद आया, 15 दिन का काम था, अंतिम 4 दिनों में बी आया है, तो 11 दिन बाद आया है, क्योंकि काम था 15 दिन का। तो आंसर हो जाएगा 11 दिन, ठीक है ना। चलिए, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,510 रुपए हो जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, मुझे मालूम है, लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और फिर आएगा, मुझे अच्छे से मालूम है। तो आने वाला क्वेश्चन मुझे आप तक पहुंचाना ही है, चाहे वह आसान हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ठीक है ना। अगर आप कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक के कर देना, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4। छूट देने के बाद, यानी अगर 4 रुपए की वस्तु है
उस पर 1 रुपए कम कर लिया तो वस्तु को बेचा कितने में है? 3 में। बेचा कितने में है? 3 में। और छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पे। तो 4 मार्केट प्राइस हो गया, 1 रुपए का भट्टा दे दिया, 3 रुपए में बेच दिया। उनके हिसाब से विक्रय मूल्य है 9,510। अपने हिसाब से है 3, चाहिए क्या है? क्या चाहिए है? अंकित मूल्य यानी कि 4 की वैल्यू चाहिए है। तो जो भी आंसर होगा वह 4 से कट रहा होगा, ऐसा भी देख सकते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गया अपना, बच गया 2, हो गया 21, 3 7 21, शून्य का शून्य गुणा करा दो। 4 शून्य शून्य, 4 सत्ते 28, यहाँ आ जाएगा अपना 2, 4 एकम 4 और 2 हो गया 6, 4 दिया 12, यानी कि 12,680। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 हैं। यदि 3 विद्यार्थियों के अंक वास्तविक अंकों क्रमशः 54, 64 और 67 के स्थान पर 44, 46 और 61 पर लिया गया तो सही औसत क्या है? वही गलती वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया है, इसकी मैंने क्लास भी अलग से बनाई है। अगर आपको औसत में कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने चैनल पर मैंने लगभग सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं, तो आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या बताया है? देखो कहानी यह है कि औसत निकाला था, औसत आया था 64, लेकिन बाद में गलती पाई गई कि 54, 64 और अपना क्या है 54, 64 और 67, इनके स्थान पर उनने क्या पढ़ लिया है? उनने पढ़ लिया है 44, 46 और 61 पढ़ लिया है। यानी कि सही कौन सा है पहले आप पहचान लो, सही कौन सा है? ये है सही डाटा, और पढ़ लिया है गलती से ये, पढ़ो उसको। वास्तविक अंकों क्रमशः 54, 64 और 67 के स्थान पर, यानी पढ़ना तो चाहिए था 54, 64 और 57, शामिल तो इनको करना था, कर लिया है 44, 46 और 61 को। कोई बात नहीं, हम गलती सुधार लेंगे। कैसे सुधरेगी? अरे भाई 54 अंक चाहिए थे, दिए आपने 44 हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे 10 अंक और दे दो। ठीक, 64 अंक चाहिए थे, दिए हैं 46, कितने अंक कम दिए हैं आपने? आपने दिए हैं 46 और 8 हो गया अपना 54, 10 64, यानी कि यहां से आपको 18 अंक और चाहिए। भाई मिलने थे मुझे 64 अंक, मिले हैं 46, कैसे गलती सुधरेगी? मेरे 18 अंक और बढ़ा दो, गलती सुधर जाएगी। मिलने थे 67 अंक, दे दिए हैं 61, कैसे सुधरेगी गलती? आप मेरे 6 अंक और दे दो, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हमारा औसत बढ़ना ही है। तो कितने से औसत बढ़ेगा? 10 और 18 28 और 6 34, यानी 34 से हमारा औसत बढ़ जाएगा। और इस 34 की वृद्धि होगी औसत पर। औसत मतलब हर एक पर, आपसे पूछा ना सही औसत, तो ऐसे कितने विद्यार्थी थे? 25, सभी को फायदा मिलेगा। तो 34 की वृद्धि किससे? 25 से आपको करानी है। ठीक है ना? तो चाहे तो आप भाग करा सकते हैं 25 का पहाड़ा बढ़ के, लेकिन 25 से भाग कराने का एक और तरीका होता है। क्या है? 100 से भाग कराना आसान होता है। क्या आप 25 को 100 बना सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, यानी कि 25 चौके 100 होता है, 100 होता है, तो इसको भी चौके आप कर लो, है ना? 30 चौके 12, 120, 4 चौके 16, 120 और 16 हो जाएगा अपना 136, और 136 में 100 से भाग कराओगे यानी कि 1.36। इस तरीके से आप भाग करा सकते हो। इतने की आपको वृद्धि करनी है। आपका औसत चल रहा है 64, उसमें आपको 1.36 की वृद्धि कर देनी है। 64 और 1 65.36 हमारा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में जाते हैं, उनमें से 5 ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए, छठे व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपए अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी थी? एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है। और जब मैंने 2025 का अपना ये ऑफलाइन बैच कराया था तो ये मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक था। मैंने इसे बच्चों को पढ़ाया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो वही मैं बता रहा हूं। मैं भी आपके लिए क्वेश्चन जो तैयार कर रहा हूं वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो नए आएंगे, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेना है।
तो चलिए फिर इसको सीखते हैं कि करना कैसे है। 6 व्यक्ति गए थे भोजन करने। अब हुआ क्या, उनमें से 5 ने अपने अपने भोजन पर कितना खर्च दे दिया, 30-30 रुपए। पहले आप निकाल लो कि हर व्यक्ति का औसत खर्चा कितना था। औसत खर्चा कितना था, हर एक का खर्चा कितना था। तो उसने बताया कि 5 व्यक्तियों ने तो अपने अपने 30-30 रुपए दे दिए, लेकिन हुआ क्या है कि जो छठवां व्यक्ति था उसे तो अपने सभी व्यक्तियों के 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। अब ये 50 रुपए एक्स्ट्रा जो लगे हैं, ये लगे किन की वजह से हैं? 50 रुपए एक्स्ट्रा लगने का मतलब है कि बाकी के 5 लोगों ने कुछ पैसे कम दिए होंगे। भाई आप लोग गए, सभी दोस्त जा रहे हैं, आप 6 दोस्त हैं, 20-20 रुपए का कुछ खाने गए हैं, लेकिन आपके दोस्त 5 दोस्त जो हैं वो 10-10 रुपए दे के आएंगे। तो वो जो 5 लोगों ने पैसे कम दिए हैं वो देगा कौन? लास्ट वाला व्यक्ति देगा ना, लास्ट वाला बंदा देगा। तो यही हुआ है इस क्वेश्चन में भी कि सभी व्यक्तियों का जो खर्चा था, पर व्यक्ति जो प्लेट का खर्चा था, उससे भी 50 रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं। किसको? छठवें व्यक्ति को, छठे व्यक्ति को 50 रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं। किन की वजह से? इन 5 व्यक्तियों की वजह से। तो हर एक व्यक्ति की वजह से कितने रुपए का एक्स्ट्रा चूना लग गया इसको? 10 रुपए का, 5 था 50, यानी 30-30 रुपए तो वो दे के गए हैं, और हर एक व्यक्ति ने 10-10 रुपए कम दिया होगा, मतलब व्यक्ति को देना चाहिए था 40 रुपए। तो हर एक व्यक्ति का खर्चा कितना है? 40। तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है? एक व्यक्ति का खर्चा 40 रुपए है, और ऐसे कितने व्यक्ति थे? 6। तो 6 चौको 24, यानी 240 रुपए हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा कर सकता है। तो भाई ये लिखा है 1 मिनट 30 सेकंड। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, आपको मालूम ही होगा, और 30 सेकंड तो टोटल 90 सेकंड बोलूं मैं इसको, आप कहेंगे बिल्कुल सर। यानी कि एक चक्कर ये 90 सेकंड में लगाता है। भाई हमें चाल भी तो मालूम होनी चाहिए, ये अपना सेकंड है। और दूसरा व्यक्ति जो, ये तो P हो गया, और दूसरा व्यक्ति है Q, वो लगाता है एक चक्कर 45 सेकंड में। तो पहले हम दूरी पता कर लें। दूरी होगी इनका एलसीएम, क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं है। तो एलसीएम हो गया 90। 90 से जाएगा एक बार, 45 से जाएगा 2 बार। ये अपनी चाल हो गई, ये अपनी चाल हो गई। अगर ये सेकंड है तो चाल अपनी मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं आप। अब हुआ क्या है कि दौड़ तो रहे हैं ये वृत्ताकार उस पर पथ पर, और दौड़ना कैसे है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यानी कि इस वृत्ताकार पथ की दूरी कितनी निकाल दी हमने? 90। एक दौड़ेगा व्यक्ति इस साइड, यानी कि P जाएगा अगर इस साइड एक की चाल से, और दूसरा व्यक्ति इस साइड जाएगा जिसकी चाल 2 है, यानी कि ये अपना Q हो गया, ये P हो गया। अब चल तो रहे हैं दोनों विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है, यानी चाल हो जाएगी 3। कितना कवर करना है? वो दोनों कब मिलेंगे? जैसे ही ये बीच का 90 मीटर सेंटीमीटर जो भी आपने दूरी निकाली है, एलसीएम 90 है, जैसे ही ये बीच की दूरी यानी कि 90 खत्म हो जाएगी, मिल जाएंगे। और मिलेंगे किस चाल से? 3 की चाल से, क्योंकि वो लोग कैसे चल रहे हैं? देखो विपरीत दिशा में, यानी 3 से सिर्फ भाग कराना था। 3 तिया 9, शून्य का शून्य, आंसर हो जाएगा 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? आपके जीडी का क्वेश्चन था। चलिए 5:35 x का चतुर्थानुपाती 84 है। कितने अनुपात हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 लोग हैं तो ABCD लिखना है आपको। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। यहां आ जाएगा अपना 5, यहां आ जाएगा 35, और यहां आ जाएगा x क्रमशः, और चतुर्थ अनुपात हमें दिया है कितना है? 84। क्या तरीका होता है? बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से गुणा कराना होता है। यानी कि हमें लिखना है 5 गुणा 84 समानुपात की जगह बराबर 35 गुणा x। x की वैल्यू चाहिए है, ये 35 नीचे आ जाएगा, यानी 5 से काट दो, 5 से जाएगा 7 बार, 5 सत्ते 35, 7 से जाएगा 7 एकम 7 दूनी 14, आंसर हो जाएगा 12। ये रहा अपना 12। ठीक है ना? जीडी का क्वेश्चन है। आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी देखते जाना है। चलिए, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले ही बताया था, और इस टाइप का आपने पहले कर लिया है क्वेश्चन, अभी किया था। 6 लड़के व 1 लड़की किसी ढाबा पर खाना खाने गए।
प्रत्येक लड़के ने 50 रुपए खर्च किया तथा लड़की ने सभी के औसत खर्चे से 3600 रुपए अधिक खर्च किए। लड़की द्वारा किया गया कुल खर्च। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें देखो क्या हमने सीखा था, उसमें हमने सीखा था कि सभी के द्वारा, सभी व्यक्तियों के द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो हमने निकाला था 240। जबकि इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है, देखो ताकि आप और अच्छे से सीख पाए, इस क्वेश्चन में हमने सीखा है कि ये जो लास्ट में लड़की थी ना, 6 लड़के और 1 लड़की, इस लड़की का खर्चा कितना है। इस लड़की ने उतने पैसे तो दिए ही होंगे जितना सबका औसत खर्च है, और खुद का एक्स्ट्रा दिया है, बस 3600 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। तो सबसे पहले आप निकाल लो कि हर एक व्यक्ति का औसत खर्चा कितना है। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि इसको सभी के औसत खर्चे से कितना एक्स्ट्रा लगा है, आप कहेंगे 3600। ये 3600 किसकी वजह से एक्स्ट्रा लगता है, बाकी के लोगों की वजह से। 6 लड़के और 1 लड़की है, यानी कि इन 6 लड़कों ने कुछ ना कुछ कम दिया होगा। ढाबा पर खाना खाने गए, प्रत्येक लड़के ने 50 रुपए खर्च किए। लड़की ने सभी के औसत खर्चे से 3600 रुपए अधिक खर्च किए, यानी कि बाकी के जो 6 लड़के हैं इन्होंने कुछ पैसे कम दिए होंगे। और कितने पैसे कम दिए हैं, 3600। ये 3600 कितने लोगों ने कम दिए हैं, इन 6 लड़कों ने। तो हर एक लड़के ने कितना कम दिया है, तो 6 6 36, यानी हर एक लड़के ने 600 रुपए का घाटा दिया है इसको। यानी कि हर एक लड़के को 600 रुपए तो और देने ही चाहिए थे, और लड़के दे के कितना गए हैं, लड़के दे के गए हैं 50 रुपए देकर गए हैं, और 600 रुपए हर लड़के ने कम दिया है। यानी हर एक लड़के का खर्च था 650, यानी हर एक थाली का खर्च आ गया। औसत खर्चा हर व्यक्ति का खर्च आ जाता है इस तरीके से, हर एक का खर्च आ गया यहाँ पे। यानी जितने भी लोग वहां पर खाना खाएंगे हर एक की थाली 650 रुपए की पड़ेगी। अब लड़कों ने किया क्या है, 50-50 रुपए दे दिए और निकल गए। लास्ट में लड़की आई काउंटर पर, तो उसे पता चला कि आपको अपनी थाली का पैसा तो देना ही है। देखो लिखा है, लड़की ने सभी के औसत खर्चे से 3600 रुपए अधिक। 3600 और आपको देना है, ये 3600 का चूना किसने लगा दिया, घाटा किसने दे दिया, इन 6 लड़कों ने। तो हर एक लड़के की वजह से 600 रुपए एक्स्ट्रा लगे, और लड़के 50 रुपए दिए गए थे, तो हर एक का खर्चा है 650। अब हमसे अगर पूछें कि कुल कितना खर्चा, मतलब सभी के द्वारा किया गया खर्च, तो 650 गुणे 7, 7 लोगों ने खर्च किया है, सभी के द्वारा किया गया खर्च आ जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। फिलहाल पूछा है कि लड़की के द्वारा किया गया खर्च। लड़की ने अपनी थाली के 650 रुपए तो दिए ही होंगे, और उसने ये 3600 रुपए और दिए हैं, 3600 रुपए और दिए हैं। तो टोटल कितना हो गया, 3600 और 600 हो गया 4250। यानी लड़की के द्वारा किया गया अकेले का खर्चा है कितना है, 4250, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो इसी टाइप के मैंने आपको इस सीरीज में 2 क्वेश्चन सिखा दिए हैं, नोट डाउन आपको कर ही लेना है, आने वाले एग्जाम में फिर से पार्ट बनेगा। ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि अपना मतलब उन बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच पाए जिन्हें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।